चलिए फिर शुरू करते हैं न्यू चैप्टर और ये है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आगे आने वाले जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें इसका काफ़ी एप्लीकेशन यूज होगा। अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इनफैक्ट अपने डेली लाइफ में भी थर्मोडायनामिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। अपने डेली लाइफ में थर्मोडायनामिक्स के कौन कौन से एप्लीकेशन यूज होते हैं ये मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, पहले ये समझते हैं कि थर्मोडायनामिक्स होता क्या है, इसको क्यों पढ़ते हैं, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी और थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों का एनालिसिस करने वाले हैं। तो पहले अगर मैं थर्मोडायनामिक्स का सिंपल मीनिंग बताऊं तो थर्मो का मतलब होता है एनर्जी। क्या मतलब होता है? एनर्जी। और डायनामिक्स का मतलब होता है मूवमेंट। क्या होता है बेटा? मूवमेंट होता है या मोबिलिटी होता है। तो सिंपली बोल सकते हो थर्मोडायनामिक्स ये बताता है कि एनर्जी का मूवमेंट कैसे होगा या कितना होगा। लेकिन सिर्फ थर्मोडायनामिक्स ही वो टर्म नहीं है जो एनर्जी के मूवमेंट को बताएगा। ऐसे बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे हीट ट्रांसफर है। हीट ट्रांसफर भी किसको बताता है? एनर्जी के मूवमेंट को। तो अगर हीट ट्रांसफर भी एनर्जी के मूवमेंट को बताता है, थर्मोडायनामिक्स भी एनर्जी के मूवमेंट को बताता है, देन व्हाट विल बी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनामिक्स? ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर दोनों आपस में अलग अलग है। पहले ये समझो कि थर्मोडायनामिक्स का यूज क्या है, इसको क्यों पढ़ते हैं, या थर्मोडायनामिक्स होता क्या है। देखो, बेसिकली थर्मोडायनामिक्स द स्टडी ऑफ energy required, energy associated when we change a system from one equilibrium stage to another equilibrium stage। अगर किसी भी एक सिस्टम को अपने पहले इक्विलिब्रियम स्टेज से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेज तक ले जाया गया तो कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ये कौन बताता है? थर्मोडायनामिक्स। अब तुम्हें दिमाग में आ रहा होगा सिस्टम क्या होता है या फिर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो सिस्टम का क्या मतलब होता है, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, मतलब होता है, ये मैं आपको सिखाता हूं। पहले यहां पर डेफिनेशन समझो। Thermodynamics is the study of energy required to change a system, to bring a system from one equilibrium stage to another equilibrium stage। अब सिस्टम क्या होता है और इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको समझो। यूनिवर्स का वो पार्ट, यूनिवर्स का वो पोर्शन, वो पार्ट जिसको मैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपने एनालिसिस के लिए यूज कर रहा हूं, उसको सिंपली हम बोलते हैं सिस्टम या कंट्रोल वॉल्यूम। क्या बोलते हैं? सिस्टम या फिर कंट्रोल वॉल्यूम। जैसे पूरे यूनिवर्स में मैं सिर्फ इतने ही पोर्शन को यूज करके आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये मेरे लिए क्या हुआ? सिस्टम है, क्योंकि मैं इतने ही पोर्शन पे काम कर रहा हूं। और बाकी चीज क्या हुआ मेरे लिए? बाकी पोर्शन यूनिवर्स का हुआ मेरे लिए सराउंडिंग। ये मेरे लिए क्या हुआ? सिस्टम। समझ में आया सिस्टम क्या होता है? हालांकि सिस्टम कितने टाइप के होते हैं और इसके बारे में डीप एनालिसिस आगे करेंगे। अभी तुम ये समझो कि सिस्टम होता क्या है? यूनिवर्स का वो पार्ट जिसपे मैं अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। तो सिस्टम क्लियर हुआ। अब बात करते हैं इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम क्या होता है? देखो, इक्विलिब्रियम इज द स्टेज एट विच नेट ड्राइविंग फोर्स इज जीरो। इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे नेट ड्राइविंग फोर्स जीरो होता है। ड्राइविंग फोर्स क्या हुआ? ड्राइविंग फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसकी वजह से मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर मैं बोल देता हूं कि ड्राइविंग फोर्स जीरो है, मतलब कोई भी सिस्टम में चेंज आप ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे। प्रेशर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, एनर्जी चेंज नहीं होगा। मतलब ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से चेंज पॉसिबल है। जैसे समझो, सपोज अपने पास एक आयरन रॉड है, ध्यान समझना। अपने पास एक आयरन रॉड है और मैंने बोला इनिशियली दोनों का टेम्परेचर, दोनों एंड का टेम्परेचर सेम है। अगर इस एंड को मैंने टेम्परेचर दे दिया, मतलब इस एंड के टेम्परेचर को मैंने बढ़ा दिया, तो जैसे यहां पे टेम्परेचर बढ़ेगा इधर का टेम्परेचर कम हुआ। अब इधर का टेम्परेचर ज्यादा, इधर का टेम्परेचर कम, तो क्या होगा? एनर्जी का ट्रांसफर होगा। कहां से कहां? हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। मतलब एनर्जी विल बी ट्रांसफर फ्रॉम हाई टेम्परेचर लेवल टू लोअर टेम्परेचर लेवल। और यहां पे एनर्जी का ट्रांसफर किस वजह से हुआ? सिंपली ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दोनों लेवल का टेम्परेचर सेम था तो क्या कोई एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा था? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे यहां पे टेम्परेचर बढ़ा, यहां पे टेम्परेचर कम हुआ, तो इधर से इधर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। मतलब यहां पे ड्राइविंग फोर्स कौन है जिसकी वजह से चेंज हो रहा है? यहां पे ड्राइविंग फोर्स है टेम्परेचर डिफरेंस, जिसकी वजह से एनर्जी का चेंज हो रहा है। लेकिन जैसे ही ड्राइविंग फोर्स जीरो हो गया, दोनों तरफ का टेम्परेचर सेम हो गया, डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जीरो हो गया, कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हुआ। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? तो सिंपली इस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे? इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पे कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करोगे वो मैं लिखता हूं, अभी के लिए सिंपल समझ सकते हो। इक्विलिब्रियम इज द स्टेज एट विच नेट ड्राइविंग फोर्स इज जीरो। ड्राइविंग फोर्स होता क्या है? ड्राइविंग फोर्स इज द कॉज ड्यू टू मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विल चेंज। ड्यू टू मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, जैसे प्रेशर हुआ, टेम्परेचर हुआ, एनर्जी हुआ, ये सब चेंज होता है किसी भी सिस्टम का
उसके वजह को ही हम क्या बोलते हैं, सिंपली ड्राइविंग फोर्स। समझ में आया? तो थर्मोडायनामिक्स का डेफिनेशन क्लियर, सिस्टम क्या होता है समझ में आया, और इक्विलिब्रियम क्या होता है समझ में आया। हालांकि सिस्टम को हम आगे भी पढ़ेंगे। अब थर्मोडायनामिक्स और हीट ट्रांसफर में क्या डिफरेंस है? अभी अपने पास क्वेश्चन ये आया कि अगर एनर्जी के मूवमेंट को थर्मोडायनामिक्स भी बताता है और हीट ट्रांसफर भी बताता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो ध्यान समझो। अगर किसी सिस्टम को मैंने पहले इक्विलिब्रियम स्टेज से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेज में चेंज किया है, तो थर्मोडायनामिक्स सिंपली ये बताएगा कितना एनर्जी लगा। सपोज 200 किलो जूल, 500 किलो जूल, ये बता दिया थर्मोडायनामिक्स ने कि 500 किलो जूल लगेगा अगर भैया आपने ये सिस्टम को पहले इक्विलिब्रियम स्टेज से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेज में चेंज किया। लेकिन अगर ये मैं पूछूं कि पर सेकंड कितनी एनर्जी लग रही होगी, पर मिनट कितनी एनर्जी लग रही होगी, पर आवर कितनी एनर्जी लग रही होगी, मतलब अगर मैंने गलती से भी एनर्जी के रेट के बारे में पूछ लिया तो थर्मोडायनामिक्स नहीं बता सकता। मतलब थर्मोडायनामिक्स सिर्फ और सिर्फ वही एनर्जी बताता है जो पहले इक्विलिब्रियम स्टेज से दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेज तक चेंज करने में टोटल एनर्जी का रिक्वायरमेंट था। लेकिन वो कभी भी रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, बोले तो एनर्जी चेंज पर यूनिट टाइम, 1 घंटे में, 1 सेकेंड में, 1 मिनट में कितना टाइम लगा है, कितना रेट है एनर्जी ट्रांसफर का, ये कभी भी जो थर्मोडायनामिक्स वो प्रेडिक्ट नहीं करेगा। वो कौन बताता है? हीट ट्रांसफर। कौन बताता है? वो हीट ट्रांसफर। मतलब अगर रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर की बात करूं, अगर रेट ऑफ एनर्जी चेंज की बात करूं, तो वो सिर्फ और सिर्फ कौन बताएगा? हीट ट्रांसफर। थर्मोडायनामिक्स नहीं बताएगा। मतलब यहां पे मैं सेकंड पॉइंट लिख सकता हूं क्या? थर्मोडायनामिक्स कैन नॉट बी यूज्ड या कैन नॉट प्रेडिक्ट द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। और टू डिटरमाइन रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर किसका यूज करेंगे बेटा? टू डिटरमाइन रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर या एनर्जी चेंज, हीट ट्रांसफर विल बी यूज्ड या हीट ट्रांसफर इज यूज्ड। तो कभी भी आपको अगर रेट की जानकारी लेनी हो कि कितने सेकंड पर यूनिट टाइम कितना एनर्जी का चेंज हो रहा है, तो उसके लिए थर्मोडायनामिक्स जिम्मेदार नहीं होगा। कौन बताएगा? हीट ट्रांसफर बताएगा। समझ में आया? तो ये हुआ बेसिक डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स कि थर्मोडायनामिक्स होता क्या है एंड व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन हीट ट्रांसफर एंड थर्मोडायनामिक्स। तो यहां पे मैं जो आपको टर्म सिखाया इक्विलिब्रियम, वो लिख देता हूं कि व्हाट इज इक्विलिब्रियम। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम के बारे में जैसा कि आपको सिखाया कि एक ऐसा स्टेज होता है जहां पे नेट ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? 0। सिंपली लिख सकते हो इट इज द स्टेज एट विच नेट ड्राइविंग फोर्स इज 0। और ड्राइविंग फोर्स काफी इंपॉर्टेंट है। ड्राइविंग फोर्स जो टर्म लिखा है काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको दूसरे शब्दों में ये भी लिख सकते हो क्या कि ड्राइविंग फोर्स इज द कॉज, ड्राइविंग फोर्स जो आपको समझा रहा था, इज द कॉज ड्यू टू विच मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज लाइक प्रेशर, टेम्परेचर, एनर्जी चेंज। ठीक है, ये एक ऐसा कॉज होता है जिसकी वजह से मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी चेंज होता है। लेकिन अगर बोला गया कि इक्विलिब्रियम है, मतलब कोई भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा। यहां पे बोला जाता है इनफाइनाइटेसिमल चेंज आता है। इनफाइनाइटेसिमल का मतलब क्या हुआ? इनफाइनाइट डेसिमल का 0.00001 का चेंज आएगा। तो इनफैक्ट उस चेंज को हम क्या बोलेंगे? नेग्लिजिबल। तो मतलब ये भी बोल सकते हो कि देयर इज नेग्लिजिबल चेंज, देयर इज इनफाइनाइटेसिमल चेंज इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिस्टम। तो उस स्टेज को, सिस्टम के उस स्टेज को हम क्या नाम देंगे? उसको हम सिंपली बोलेंगे इक्विलिब्रियम। समझ में आया? तो ये मैंने बताया कि इक्विलिब्रियम होता क्या है, राइट। अब आगे बात करते हैं सिस्टम क्या होता है, सिस्टम के कितने टाइप क्या होते हैं, या और अलग अलग क्या क्या डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। पहले इसको लिखो। देखो, तो थर्मोडायनामिक्स के डेफिनेशन के बाद अब है सिस्टम और सराउंडिंग। तो जैसा कि आपको मैंने सिखाया, पूरे यूनिवर्स में सिर्फ इतना ही पोर्शन का यूज करके मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो ये पार्ट, ये जो पोर्शन है यूनिवर्स का, मेरे लिए क्या हुआ? सिस्टम हुआ। और जैसे इसके बाहर निकलूंगा अब वो क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? तो यूनिवर्स का वो पार्ट मैंने लिखा भी है, सिस्टम इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स
at which our experiment or analysis are carried out. It is also known as control volume. बहुत स्लाइट डिफरेंस होता है कंट्रोल वॉल्यूम और सिस्टम में, लेकिन इस लेवल पे आपको दोनों एक ही समझना है, कंट्रोल वॉल्यूम बोले या सिस्टम बोले एक ही बात है। और सराउंडिंग के बारे में क्या लिखा है, रेस्ट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग, मतलब सिस्टम को छोड़ करके यूनिवर्स का जो भी पोर्शन है, जो भी पार्ट है, मेरे लिए क्या है, सराउंडिंग है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम सिस्टम एंड सराउंडिंग देयर इज अनदर टर्म कॉल्ड बाउंड्री। एक और टर्म होता है सिस्टम और सराउंडिंग के अलावा, इसको क्या बोलते हैं, बाउंड्री। बाउंड्री वो एक सेपरेशन लाइन होता है जो सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में सेपरेट करता है। जैसे कि ये दीवार, ये जो वॉल है वो क्या कर रहा है, इस पोर्शन को मतलब सिस्टम को और इसके बाद वाले पोर्शन को बोल तो सराउंडिंग को आपस में क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। तो इसको मैं क्या नाम दूंगा, इस वॉल को क्या नाम दूंगा, इस वॉल को सिंपली मैं नाम दूंगा बाउंड्री। मतलब बाउंड्री इज द सेपरेशन लाइन फॉर सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिंपली आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हो, वी कैन डिफाइन बाउंड्री। तो मैं यहां पे सी पॉइंट लिख रहा हूं बाउंड्री, और इसका डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं, बाउंड्री सेपरेट्स, लिख सकते हैं सिंपली, इट सेपरेट्स सिस्टम एंड सराउंडिंग फ्रॉम ईच अदर। सिस्टम और सराउंडिंग को आपस में अलग करता है, इसको हम सिंपली क्या नाम देते हैं, बाउंड्री। अब बाउंड्री के अंदर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। जैसे कई बार पूछा जाता है कि बाउंड्री कैसा होगा, इमेजिनरी होगा, रियल में होता है बाउंड्री, या कुछ रिजिड होगा, फ्लेक्सिबल होगा, किस टाइप से हो सकता है। ध्यान समझना, बाउंड्री कैन बी इमेजिनरी एज वेल एज रियल, बाउंड्री कैन बी रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल, एंड बाउंड्री कैन बी डाइथर्मल और एडियाबेटिक। टोटल 6 टाइप में, मतलब टोटल 3 टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन आप बाउंड्री के लिए कर सकते हैं। जैसे आपको ये जो दीवार है वो दिख रहा है, मतलब इस सिस्टम को और बाजू वाले सराउंडिंग को सेपरेट करने के लिए ये जो वॉल है वो आपको दिख रहा है, तो ये आपके लिए क्या हुआ, एक रियल बाउंड्री हुआ। क्या हुआ, एक रियल बाउंड्री हुआ। क्या इस दीवार को अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, क्या ये जो दीवार है, जो सेपरेशन लाइन है, वो चेंज हो रहा है? बिल्कुल नहीं। तो ये आपके लिए एक रिजिड बाउंड्री भी है, मतलब ये जो दीवार है, जो वॉल है, ये एक रिजिड बाउंड्री है एज वेल एज एक रियल बाउंड्री आपको दिख रहा है। लेकिन मैं आपसे बोलूं कि सपोज इतने पोर्शन में एयर का कंपोजिशन बताओ, अब मैंने ऐसे उंगली से सारा कर दिया, इतने पोर्शन में एयर का कंपोजिशन बताओ, तब आपको क्या दिख रहा है, कहीं बाउंड्री दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। तो आप अपने दिमाग में ऐसा सोचोगे कि हाँ ये सर ने बोला तो ये मेरे लिए क्या हुआ, एक इमेजिनरी बाउंड्री हो गया। यहां पे क्या हुआ, इमेजिनरी बाउंड्री। अब फ्लेक्सिबल कैसे होगा? अब जरूरी नहीं है कि आपने जो बाउंड्री अज्यूम किया है वो सिंपली रिजिड ही हो, उतना ही वॉल्यूम आप निकाल रहे हो सकता है, थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है। या फ्लेक्सिबल को दूसरे तरह में समझने के लिए एक बॉल लो, बॉल को जैसे अपन पटकते हैं, बॉल को जैसे अपन पटकेंगे उसके शेप में थोड़ा सा चेंज आएगा, उसके शेप में थोड़ा सा, जो ऑर्डिनरी बॉल होता है उसको जैसे पटकोगे उसके शेप में थोड़ा सा क्या होगा, चेंज आएगा। तो एनालिसिस से पहले, पटकने से पहले उसका बाउंड्री बिल्कुल फिक्स था, लेकिन जैसे आपने उसको पटका उसके बाउंड्री में थोड़ा सा चेंज हुआ, मतलब उस बॉल के अंदर जो भी कंपोजिशन होगा गैसेस का, उसमें हल्का सा उनके वॉल्यूम में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो वो अपने जो बॉल का जो लेयर है, जो आउटर लेयर है, वो क्या हुआ, अपने लिए एक फ्लेक्सिबल बाउंड्री हुआ जब हम पटक रहे हैं, राइट। लेकिन उसके बाहर, उसके पहले क्या है, वो एक रिजिड बाउंड्री है। तो बाउंड्री क्या हुआ, इमेजिनरी भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला एयर कंपोजिशन बताओ, रियल भी हो सकता है जो आपको दिख रहा है, रिजिड भी हो सकता है, मतलब एनालिसिस के दौरान, एक्सपेरिमेंट के दौरान ये बाउंड्री चेंज नहीं हो रहा है, तो ये क्या हुआ, रिजिड हुआ। लेकिन ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, जैसे मैंने बोला यहां बताओ, तो आप इधर उधर भी ले सकते हो, या बॉल को पटकेंगे तो उसके शेप में चेंज हो सकता है। मतलब बाउंड्री कैन बी रियल एज वेल एज इमेजिनरी, रिजिड एज वेल एज फ्लेक्सिबल। और जो थर्ड कैटेगराइजेशन है वो है डाइथर्मल एंड एडियाबैटिक। इसका मतलब क्या हुआ, देखो, डाइथर्मल का मतलब हुआ वो इस टाइप की बाउंड्री जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर हो सकता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट का ट्रांसफर हो सकता है, उसको हम सिंपली क्या नाम देते हैं, डाइथर्मल बाउंड्री। डाइथर्मल में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। और अगर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता, इस टाइप के बाउंड्री को हम बोलते हैं एडियाबैटिक बाउंड्री। क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक बाउंड्री। जैसे आपने एक थर्मस लिया जिसके अंदर बॉइल्ड वाटर रखा है, क्या इंस्टेंट बॉइल्ड वाटर ठंडा हो सकता है? क्या 1 घंटे में ठंडा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो सिस्टम है, मतलब जो बॉइल्ड वाटर है और जो बाहर का एनवायरनमेंट है, उनके बीच में एक अपने पास इंसुलेटेड वॉल है, जो कैसे वर्क करेगा,
इंसुलेटेड वॉल वर्क करेगा एज एडियाबैटिक बाउंड्री, क्यों? क्योंकि बॉइल्ड वाटर और एनवायरनमेंट के बीच में कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा, तो वो अपने लिए क्या हुआ? वो अपने लिए हुआ एडियाबैटिक बाउंड्री। समझ में आया? तो जो भी मैंने पोर्शन आपको, जो भी पार्ट मैंने सिखाया, मैं एक एक करके लिख देता हूं कि यहां पे बाउंड्री के भी कई सारे टाइप्स हो सकते हैं, ध्यान समझो। और एक काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और कौन कौन सी बाउंड्री कौन कौन सी जगह यूज होगा, कौन कौन सा सिस्टम यूज होगा, वो आपको एक एक करके अभी समझाया जाएगा जब आप ये पढ़ोगे कि सिस्टम भी कितने टाइप के होते हैं, आगे बताऊंगा। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ बाउंड्री के बारे में। तो मैंने क्या बोला? ये फ्लैक्सिबल हो सकता है, फ्लैक्सिबल एंड रिजिड भी हो सकता है। दूसरा इमेजिनरी भी हो सकता है एंड रियल भी हो सकता है। एंड लास्ट वन इज डाइथर्मल भी हो सकता है एंड एडियाबैटिक भी हो सकता है। अब इसका डेफिनेशन आपको सिर्फ समझना है, लिखने के लिए चाहो तो लिख सकते हो कि डाइथर्मल में, आप चाहो तो अपने भाषा में लिख सकते हो, डाइथर्मल बाउंड्री में सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का ट्रांसफर हो सकता है। एडियाबैटिक में इस टाइप की बाउंड्री है जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो भी आपके पास एनर्जी होगा ट्रांसफर नहीं होगा। रियल बाउंड्री का मतलब एनालिसिस के दौरान सिस्टम और सराउंडिंग के बीच का सेपरेशन लाइन चेंज नहीं होगा, या सिंपल समझ सकते हो आपको दिखेगा, और रिजिड में चेंज नहीं होगा। इमेजिनरी के दौरान आपको कंसीडर करना है कि हाँ एक बाउंड्री है, और फ्लेक्सिबल के दौरान ड्यूरिंग एनालिसिस द बाउंड्री बिटवीन द सेपरेशन लाइन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन बी चेंज। उसको हम सिंपली क्या बोल सकते हैं? फ्लेक्सिबल बाउंड्री। समझ में आया? तो ये हुआ सिंपल, सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है, बाउंड्री क्या होता है। मैं डेफिनेशंस पे इतना जोर क्यों दे रहा हूं? क्योंकि अभी जो ट्रेंड चल रहा है अपने एग्जामिनेशन का, उसमें प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट, आई मीन जो आपके पास न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है, न्यूमेरिकल से ज्यादा आपके पास थ्योरेटिकल पॉइंट आते हैं। और थ्योरेटिकल पॉइंट आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको हर एक डेफिनेशन पता हो। थर्मोडायनामिक्स क्या होता है से लेकर के थर्मोडायनामिक्स के एप्लीकेशन तक हर एक पॉइंट अगर आपको पता होगा तो ही आप सॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो टाइप्स ऑफ बाउंड्री क्या हुआ? फ्लेक्सिबल, रिजिड, इमेजिनरी, रियल, डाइथर्मल, एडियाबैटिक। इतना लिखो, फिर मैं आपको सिखाता हूं कि सिस्टम कितने टाइप का होता है। फटाफट लिख। सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री का डेफिनेशन पढ़ लिया। अब आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम क्या होता है, या कितने टाइप के सिस्टम आपके पास होते हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टम। हाउ मेनी? 3 टाइप ऑफ सिस्टम। पहला है बेटा ओपन सिस्टम। फर्स्ट वन इज ओपन सिस्टम। सेकेंड वन इज क्लोज सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम। And third one is isolated system. अब देखो, अगर मैं पूछूं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज 3 सिस्टम्स, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो कैसे एक्सप्लेन करोगे? ध्यान समझना। एक रूम है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और इस रूम का एक डोर है जिसको मैंने ओपन कर दिया। डोर को मैंने क्या कर दिया? ओपन कर दिया। जैसे डोर को ओपन करूंगा, मैं अंदर से बाहर जा सकता हूं, बाहर से कोई अंदर आ सकता है। मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास का ट्रांसफर हो सकता है। एज वेल एज जैसे मैंने दरवाजा खोला है या कहीं से भी ओपनिंग कर दिया है, तो सिंपली मैं ये समझ सकता हूं कि बाहर का जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर होगा, अंदर का जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर होगा, बोले तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एनर्जी का भी ट्रांसफर हो सकता है। अगर बाहर गर्मी होगी, अंदर ठंडा है, तो बाहर से एनर्जी अंदर आएगा। अगर अंदर गर्म है, बाहर ठंडा है, तो अंदर से बाहर जाना है। मतलब एनर्जी का भी ट्रांसफर हो सकता है। और ऐसे सिस्टम को सिंपली हम क्या नाम देते हैं? ओपन सिस्टम। मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास एज वेल एज एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे सिस्टम को हम क्या नाम देंगे? ओपन सिस्टम। ठीक है। अब मैंने दरवाजा बंद कर दिया, अब मैंने डोर को क्लोज कर दिया। डोर को क्लोज करूंगा तो मैं अंदर से बाहर नहीं जा सकता, बाहर से कोई अंदर नहीं आ सकता। मतलब मास का ट्रांसफर बंद हो गया, लेकिन एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होगा। जब तक मैंने कोई आइसोलेशन न कर रखा हो, बाहर से कोई रैपिंग न कर रखा हो, तब तक मैं समझ सकता हूं कि बाहर से कहीं ना कहीं से तो एनर्जी आ ही रहा होगा अंदर, या अंदर से बाहर एनर्जी ट्रांसफर हो सकता है। सब कुछ अंदर आग लग गया, बाहर आग लग गया, या टेम्परेचर बढ़ गया। आग नहीं लगना चाहिए वैसे। कोई भी अगर मान लो टेम्परेचर अगर बाहर बढ़ गया, अंदर बढ़ गया, तो वहां पे किसी ना किसी तरीके से एनर्जी आ सकता है, जब तक इस पूरे रूम को मैंने आइसोलेट नहीं किया हुआ है। मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो लेकिन मास का ट्रांसफर ना हो, ऐसे सिस्टम को क्या नाम देंगे? क्लोज सिस्टम। क्या नाम देंगे? क्लोज सिस्टम। अब तीसरा टाइप क्या है? इसको दरवाजा बंद करने के साथ साथ मैंने एक
इंसुलेशन आइसोलेशन मटेरियल से मैंने इसको आइसोलेट कर दिया, बाहर एक ऐसा लेयरिंग कर दी जिसकी वजह से एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो रहा है। जैसे आपका थर्मस है, थर्मस के अंदर क्या रखा है, बॉइल्ड वाटर, आपने उसका कवरिंग लगा दिया, उसका जो भी है टैप उसको बंद कर दिया। अब जैसे ही आपने उसका कवर बंद किया, अब क्या होगा, क्या बॉइल्ड वाटर अगर आपने 1 लीटर भरा है 200 ml मिलता है, पीने जाते हो तो ऐसा तो है नहीं जादू से पानी कम हो गया, बिल्कुल ऐसा कोई जादू वादू नहीं होगा। मतलब बाहर से या अंदर के बीच में कोई भी मास का ट्रांसफर तो नहीं होगा, पानी ना कम होगा ना पानी ज्यादा होगा, बॉइल्ड वाटर में कम होगा ना ही ज्यादा होगा। मतलब बॉइल्ड वाटर का ट्रांसफर कहीं नहीं हो रहा है, मतलब मास का ट्रांसफर तो नहीं होगा। क्या बॉइल्ड वाटर ठंडा हो जाता है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि बाहर से जो आपने लेयरिंग कर रखी है, जो आइसोलेशन कर रखा है, वो ऐसे मटेरियल का है जिसके बीच में एनर्जी का ट्रांसफर नहीं हो सकता। मतलब थर्मस में ना ही पानी बढ़ता है घटता है जब तक आप पियो नहीं, और ना ही कोई एनर्जी का ट्रांसफर होता है अंदर से बाहर। मतलब ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें ना ही मास का ट्रांसफर हो ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो, उसको हम क्या नाम देंगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो बेसिकली इन तीनों सिस्टम को हमने डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मास एंड एनर्जी। ऐसा कोई भी सिस्टम जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास एज वेल एज एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या बोलोगे, ओपन सिस्टम। मास का ट्रांसफर ना होकर सिर्फ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या बोलोगे, क्लोज सिस्टम। और ना ही मास का हो रहा है ना ही एनर्जी का हो रहा है तो क्या बोलोगे, आइसोलेटेड सिस्टम। तो जो भी मैंने सिखाया वो डेफिनेशन में लिख देते हैं। क्या लिख सकते हो बेसिकली इसमें, ओपन सिस्टम में इसमें लिख सकते हैं हम, इन दिस मास एज वेल एज energy can be transferred between system and surrounding, right? और ऐसा ही सेम डेफिनेशन अगर चिपका देना है क्लोज सिस्टम में, इसमें सिर्फ किसका ट्रांसफर होगा बेटा, इसमें मास का ट्रांसफर नहीं होगा बट एनर्जी का ट्रांसफर होगा। चाहो तो यही डेफिनेशन आप यहां पे लिख सकते हो कि इन दिस ओनली एनर्जी कैन बी ट्रांसफर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग बट मास कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, राइट। और आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा बेटा, ना ही मास का ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में किसी का भी ट्रांसफर नहीं होगा। आप चाहो तो प्रॉपर डेफिनेशन यहां पर लिख सकते हो, मैंने ज्यादा यहां पर नहीं लिखा है, सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख दिया कि हाँ मास ट्रांसफर होगा, सॉरी मास ट्रांसफर नहीं होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, इधर मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर नहीं होगा। अच्छा, अब यहां पे अगर अपने को डिसाइड करना हो टाइप्स ऑफ बाउंड्री कि ओपन सिस्टम में किस टाइप की बाउंड्री होगी, तो अपने पास टाइप ऑफ बाउंड्री क्या था, रियल या इमेजिनरी, रिजिड या फ्लेक्सिबल, डाइथर्मल या एडियाबैटिक। ध्यान समझना, ओपन सिस्टम में जो टाइप्स ऑफ बाउंड्री यूज होगा, ओपन सिस्टम में जो टाइप ऑफ बाउंड्री यूज होगा वो कौन सा होगा। तो अगर मैं तीनों में से चूज करने को बोलूं, रियल होगा या इमेजिनरी, ओपन सिस्टम है कहीं से भी कुछ भी ट्रांसफर हो सकता है तो इमेजिनरी होगा, पहली बात तो ये होगी। रिजिड होगा या फ्लेक्सिबल, ओपन सिस्टम है, बात समझ रहे हो, ये सिस्टम है, मैं ये भी बोल सकता हूं कि मेरे लिए इतना ही सिस्टम है, तो इतना ही सिस्टम है तो क्या होगा, ओपन होगा, मास का भी ट्रांसफर और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है, तो रिजिड होगा या नहीं होगा ये तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, मतलब यहां पे फ्लेक्सिबल होगा, जो बाउंड्री होगी कैसी होगी, फ्लेक्सिबल। समझ रहे हो क्यों, क्योंकि यहां पे मैंने बोला कि इतने में एयर कंपोजिशन बताओ, ये तो है तो ओपन सिस्टम, अगर ओपन सिस्टम है तो बाउंड्री कैसा है, इमेजिनरी, ये फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, और डाइथर्मल है या एडियाबैटिक, ऑब्वियस सी बात अगर एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है तो क्या होगा, डाइथर्मल। एडियाबैटिक होने का मतलब है कि यहां पे किसी भी टाइप का एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो अगर ओपन सिस्टम है, कहीं से भी ओपन सिस्टम किसी को भी हम कंसिडर कर सकते हैं, जैसे अपने को मान लो एनवायरनमेंट में डिफ्यूजन ऑफ गैस है, एयर, नाइट्रोजन, हीलियम आपस में क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है, मिक्स हो रहा है, तो क्या हुआ अपने लिए, ओपन सिस्टम हुआ, वहां पे कोई भी क्लोज कंटेनर नहीं रखा हुआ है। तो यहीं पे मैं अगर सिखा सकता हूं कि बोलो इतने में मेरे पास बताओ कि ऑक्सीजन कितना है, हीलियम कितना है, नाइट्रोजन कितना है, तो आपको बताने के लिए आपको ये मानना पड़ेगा कि ये मेरी बाउंड्री है, बोले तो इमेजिनरी बाउंड्री कंसिडर करना पड़ेगा। एज वेल एज आपको ये भी मानना पड़ेगा कि ये जो बाउंड्री है वो कैसा है, फ्लेक्सिबल है, वो रिजिड नहीं है। अगर मैं बात करूं क्लोज सिस्टम में टाइप्स ऑफ बाउंड्री, तो इमेजिनरी होगा, रियल होगा, क्लोज सिस्टम है तो क्लोज सिस्टम जैसे कि मैंने बोला आपको दरवाजा बंद करना पड़ेगा, मतलब आपको एक वॉल दिखनी पड़ेगी, आपको यहां पे एक दीवार दिखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कोई भी मुंह उठा के अंदर आ गया या मैं मुंह उठा के बाहर चला गया, मतलब मास का ट्रांसफर इनके बीच में नहीं होना चाहिए, बोले तो रियल बाउंड्री होगा। रिजिड होगा या फ्लेक्सिबल, ऑब्वियस सी बात है रिजिड होगा, कैसा होगा, रिजिड होगा, ठीक है। फ्लेक्सिबल भी हो सकता है क्लोज सिस्टम में, लेकिन आपको कुछ नहीं बोला हो तो आप रिजिड भी मान के चलोगे कि क्लोज सिस्टम है, जैसे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, तो वहां पे ऐसा नहीं है कि कोई भी जो दीवार है, कोई भी जो दीवार है या वॉल है,
कोई भी दीवार या वॉल जो होगा वो चेंज नहीं होगा, उसका जो शेप होगा वो चेंज नहीं होगा, तो सिंपली बोल सकते हो रिजिड है। और डाईथर्मल होगा एडियाबैटिक, देख सकते हैं एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, तो यहां पे भी क्या होगा डाईथर्मल, यहां पे भी क्या होगा डाईथर्मल। और इसी के बेसिस पे यहां लिख सकते हो आइसोलेटेड है, मतलब रियल तो होगा ही होगा, क्योंकि आपने क्या किया है आइसोलेट कर रखा है, उसको रैपिंग कर रखा है। रिजिड भी होगा ही होगा, और एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होता क्या होगा बेटा एडियाबैटिक बाउंड्री होगी, इसमें क्या होगा एडियाबैटिक बाउंड्री। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपको गलती से टाइप्स ऑफ बाउंड्री पूछ लिया गया तीनों सिस्टम में तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए यहां पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ सिस्टम, कितने टाइप का होगा और हर एक सिस्टम के लिए बाउंड्री कौन सा यूज होगा। अब इसको लिखो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन सी और प्रॉपर्टी हम पढ़ सकते हैं, ठीक है। फटाफट लिखो इसको। है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। देखो यहां पे मैं दो टाइप की प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा जो मास के बेसिस पे डिटरमाइन होती है, एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव, ठीक है। एक इंटेंसिव और एक एक्सटेंसिव जो अमाउंट के बेसिस पे डिटरमाइन होती है। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टीज जो अमाउंट ऑफ द सिस्टम के इंडिपेंडेंट हो, अमाउंट ऑफ द सिस्टम के इंडिपेंडेंट हो, उनको हम बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसको याद रखने का बस यही तरीका है, यहां पे इंटेंसिव का मतलब समझना इंडिपेंडेंट, इंटेंसिव का मतलब इंडिपेंडेंट। तो लिख सकते हो दोज प्रॉपर्टीज which are independent of the amount of the system, इस बात पे डिपेंड ना करें कि सिस्टम है जो भी आपके पास दे रखा उसका कितना मास है कितना अमाउंट है, उसको हम क्या बोलते हैं अमाउंट ऑफ द सिस्टम आर नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो जहां पे भी इंटेंसिव लिखा होगा बेटा वो इंडिपेंडेंट होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अब खुद सोचो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आपके सामने ऐसा मिल सकता है जो इंटेंसिव हो। प्रेशर होता है इंटेंसिव, उसको मास पे कोई लेना देना नहीं है, उसको कुछ इस बात पे बिल्कुल नहीं डिपेंड करेगा कि कितना अमाउंट दे रखा है। टेम्परेचर वो भी डिपेंड नहीं करेगा, कैसे खुद सोचो ना, अपने पास एक कंटेनर जिसमें वाटर रखा हुआ है और इस वाटर का टेम्परेचर सपोज 100 डिग्री सेल्सियस है, कितना है 100 डिग्री सेल्सियस। मान लो मैंने बोला कि टोटल 5 लीटर वाटर रखा है और 5 लीटर वाटर का टेम्परेचर है 100 डिग्री। अब मैं पूछूं कि उसमें से 1 लीटर निकालो, तो क्या 1 लीटर का टेम्परेचर 100 डिग्री से कम हो जाएगा? क्या वो 20 डिग्री हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर वो जो वाटर रखा हुआ है चाहे वो 5 लीटर हो, चाहे 2 लीटर हो, चाहे 1 ml हो, सबका टेम्परेचर कितना रहना है 100 डिग्री सेल्सियस ही रहना है। नहीं तो घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ठीक है, कि नॉर्मली अपने पास जो भी वाटर कंटेनर है उसका जितना भी टेम्परेचर है उसका कोई सा भी अमाउंट आप उठाओगे उसका टेम्परेचर वही रहना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ डेफिनेशन कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ इंटेंसिव प्रॉपर्टी का, जिनको बिल्कुल ध्यान समझना। उसके पहले मैं एक लाइन लिख देता हूँ, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट, या बोले तो मोल। तो इसका पावर 0 का मतलब क्या हुआ इंडिपेंडेंट। एन क्या है बेटा यहाँ पे अमाउंट है या मोल्स है, मोल ऑफ द सिस्टम या अमाउंट ऑफ द सिस्टम है, और इस पर डिपेंड नहीं कर रहा था, बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का पावर 0, और किसी भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1। एग्जांपल लिख रहा हूं, ध्यान समझना। जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, बोले तो मोलैरिटी, परसेंट W/W, परसेंट W/V, ये सब के सब क्या होता है इंटेंसिव। आप ये सोचोगे कि मोलैरिटी का फॉर्मूला में तो ऊपर मोल्स ही आ जाता है, मोल्स बाय वॉल्यूम, क्या आता है मोल्स बाय वॉल्यूम, लेकिन वहां पर आप ध्यान से अगर समझो तो मोल्स पर वॉल्यूम दे रखा है, मतलब 1 लीटर के लिए मोल्स हमेशा फिक्स रहेंगे, 1 लीटर के लिए मोल्स हमेशा फिक्स रहेंगे। तो वहां पे अमाउंट के डिपेंड नहीं करता, 2 लीटर लोगे तो उसके लिए मोल्स फिक्स होंगे, 3 लीटर लोगे तो उसके लिए मोल्स फिक्स रहेंगे, मतलब वहां पे जो प्रॉपर्टीज है वो फिक्स है गिवन अमाउंट के लिए। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि वो अमाउंट बढ़ाने पे वहां पैसा नहीं है कि अगर 3 मोल अगर हमने कर दिया, सपोज मैंने बोला कि 1 लीटर में 3 मोल मिल रहे हैं, 1 लीटर में कितने मोल रहे हैं 3 मोल्स, और मैंने बोला कि अभी चलो 4 लीटर कर दिया, तो वैसा तो है नहीं कि एक ही मोल में 4 मिलने लगेंगे क्योंकि अमाउंट बढ़ गया। 1 मोल के लिए तो हमेशा 3 मोल फिक्स ही रहेंगे ना, 1 लीटर के लिए हमेशा 3 मोल फिक्स ही रहेंगे। अगर 1 लीटर से आपने अमाउंट कर दिया 4 लीटर और मैं पूछूं अब बताओ 1 लीटर में कितने मोल्स मिल रहे हैं, अभी भी 1 लीटर में 3 मोल्स ही मिलेंगे, 1 लीटर में 3 मोल से ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं, मोलैरिटी, इसके अलावा pH, और जिसके भी आगे मोलर लगा हो, मोलर एंथैल्पी, जिसके भी आगे मोलर लगा हो, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी,
क्यों? क्योंकि यहां पे मोलर का मतलब होता है पर मोल। मोलर का क्या मतलब होता है? पर मोल। और जहां पे भी मोलर लगा होगा पर मोल के लिए हमेशा क्या रहेगा? फिक्स में रहेगा। जैसे मान लो मैंने बोला मोलर एंथैल्पी मतलब 100 किलो जूल पर मोल, मतलब एक मोल में हमेशा एनर्जी 100 ही रहेगा। अब ऐसा नहीं आप बहुत सारा एनर्जी दो दोगे तो एक मोल के लिए एनर्जी 100 से 500 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। पर मोल के लिए एनर्जी हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं वो इंटेंसिव है, उसको बढ़ाने से पर मोल के लिए वो चेंज नहीं होगा। तो कंसंट्रेशन टर्म्स, पीएच, मोलर एंथैल्पी, मोलर एंट्रोपी, डेंसिटी, अभी सिखाता हूं इसको भी क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब के सब क्या होते हैं बेटा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। जैसे आप सोच रहे होगे कि डेंसिटी का फॉर्मूला तो मास बाय वॉल्यूम होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला तो मास बाय वॉल्यूम होता है, तो ये तो मास के सीधे प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहां पे क्या है? मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यहां पे भी एक गिवन वॉल्यूम के लिए मास फिक्स रहेगा। जैसे मान लो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? 1 ग्राम पर एम एल, 1 ग्राम पर एम एल। अब आपको मैं एक बार 2 लीटर पानी दूं और एक बार 1 लीटर पानी दूं, क्या दोनों पानी की डेंसिटी अलग अलग होगी? बिल्कुल नहीं, फिर तो ऐसा पूरा एक्सपेरिमेंट खराब हो जाएगा। अगर अपने पास 2 लीटर वाटर है, 1 लीटर वाटर है, तो कोई भी वाटर का अमाउंट लो, वहां पे हर एक केस में जो वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर एम एल ही रहना है, वो चेंज नहीं होगा। इसलिए आप बोल सकते हो आप सिर्फ मास से नहीं जा सकते, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। यहां पे मास पर यूनिट वॉल्यूम है, मतलब गिवन मास फॉर गिवन वॉल्यूम हमेशा फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, भले चाहे 1 लीटर हो, चाहे 5 लीटर हो, चाहे 20 लीटर। समझ में आया? 1 लीटर, 5 लीटर, 20 लीटर, कितना भी लेंगे वो चेंज नहीं होगा। तो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये काफी पूछा गया है क्योंकि हम कंफ्यूज होते हैं इस फॉर्मूला को देख करके। जहां पे भी आगे मोलर शब्द लगाया गया हो, मोलर एंट्रोपी, मोलर एंथैल्पी, मोलर इंटरनल एनर्जी, जहां पे भी आगे मोलर लगा हो वो हमेशा इंटेंसिव होता है, क्योंकि मोलर का मतलब हुआ पर मोल के लिए हमेशा फिक्स रहेगा। समझ में आया? तो ये हुआ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इन दोनों को लिखो, फिर मैं बढ़ता हूं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है, फटाफट लिखो इसको। थर्ड है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या था? वो प्रॉपर्टी जो मास पर डिपेंड नहीं करता था, इनडिपेंडेंट था। एक्सटेंसिव में डिपेंड करते हैं। तो यहां पर सिंपली क्या लिख सकते हो डेफिनेशन? दोज प्रॉपर्टीज which depends on what? amount of the system, which depends on amount या बोल सकते हैं moles of the system are known as extensive properties। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब सिंपली यहां पे क्या लिख सकते हैं बेटा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट का पावर 1 या मोल्स का पावर 1, इस पर डिपेंड करते हैं। और इनके एग्जांपल में खुद सोचो, मास ऑब्वियस सी बात है, अमाउंट तो है ही खुद, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ने पे मास बिल्कुल बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स, एंट्रोपी, एंथैल्पी, क्योंकि यहां पे आगे मोलर नहीं लगाया गया है, एंथैल्पी, या फिर गिव्स फ्री एनर्जी। ये क्या होता है आगे सीखोगे, गिव्स फ्री एनर्जी क्या है आगे आपको बताऊंगा, गिव्स फ्री एनर्जी एक्सेट्रा। ये सब के सब वॉल्यूम, मास, मोल्स, एंट्रोपी, एंथैल्पी, यहां पे आगे मोलर नहीं लगाया गया है तो पर मोल की बात नहीं हो रहा है, गिव्स फ्री एनर्जी एक्सेट्रा, सब के सब क्या है बेटा, ये है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब ये अमाउंट पे या मोल्स पे डिपेंड करता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछता है कि दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या आएगा, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो इंटेंसिव आएगा एक्सटेंसिव आएगा, ये कैसे डिफाइन करोगे? तो इसको मैं ध्यान से समझाता हूं, इसको ध्यान से समझो, इसको मैं समझाता हूं। देखो जरा, अगर हमें रेशियो निकालना हो इंटेंसिव बाय एक्सटेंसिव का, एक्सटेंसिव बाय इंटेंसिव का, तो कैसे निकालेंगे? सिंपली अगर आप इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बाय इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो निकाल रहे हो तो क्या आएगा? अभी हमने सीखा इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 0, तो सिंपली लिख सकता हूं क्या बेटा, n टू द पावर 0 अपॉन n टू द पावर 0, देन ऑब्वियसली क्या आएगा बेटा, ये n टू द पावर 0। मतलब दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा क्या आता है, इंटेंसिव ही आता है, याद रखना। और याद रखने वाली कोई बात नहीं है, सिंपली ये याद रखना है ना कि दो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या आता है, इंटेंसिव ही आता है। सेकेंड, अगर मैं बोलूं एक्सटेंसिव अपॉन इंटेंसिव क्या होगा, तो देख सकते हैं एक्सटेंसिव क्या होगा बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का पावर 0, इंटेंसिव क्या होगा, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का पावर 1, इंटेंसिव क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का पावर 0। अब देख सकते हैं ये n का पावर 1, n का पावर 0 ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ n का पावर 1। मतलब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो हमेशा क्या आता है, एक्सटेंसिव। कैसा आता है बेटा, एक्सटेंसिव आता है। तीसरा बात करूं, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो क्या आता है, एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव।
तो एक्सटेंसिव क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का पावर 1, इधर भी n का पावर 1, तो यहां पे क्या मिल रहा है बेटा, n का पावर 0, 1 माइनस 1 क्या होगा, n का पावर 0। मतलब क्या मिला आपको, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशियो हमेशा क्या आता है, इंटेंसिव। क्या आता है, इंटेंसिव। इसीलिए अगर हम डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम लिखते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम, देखो बेटा मास क्या है, मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, बोले तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर 1। वॉल्यूम इज ऑल्सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब n का पावर 1। अब देखो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। तो यहां से प्रूव कर सकते हो कि डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का पावर 0, मतलब डेंसिटी इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहां से अभी आप सॉल्व कर सकते हैं, चाहे इधर से देखो, चाहे आपको दिमाग लगा कर देख सकते हो कि वॉल्यूम और सॉरी जो डेंसिटी होगा वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहेगा कि आप कितना अमाउंट ले रहे हो, डेंसिटी हमेशा फिक्स ही रहेगा पर यूनिट वॉल्यूम के लिए। अच्छा, अगर हम बात करें कि इंटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव लें, तो इंटेंसिव जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n का पावर 0, इंटेंसिव क्या, एक्सटेंसिव क्या होगा, n का पावर 1। तो इधर देख सकते हैं 1 ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा बेटा, n टू द पावर -1। और इस केस में ये इंटेंसिव भी हो सकता है और एक्सटेंसिव भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव कुछ भी आ सकता है, इसमें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला में अगर नेगेटिव आया तो अभी हमने पढ़ा ही नहीं -1 क्या होता है, तो -1 का मतलब हुआ कि इंटेंसिव भी आ सकता है और एक्सटेंसिव भी आ सकता है। तो ये हुआ सिंपली इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी में आपने टोटल 3 पढ़ लिए। अब मैं आपको सिखाता हूं स्टेट फंक्शन क्या होगा और पाथ फंक्शन क्या होगा। मतलब मैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के अंदर ही अपने पास 2 टाइप के फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। ठीक है, एक काम करो, पहले इसको लिखो तो समझते हैं स्टेट फंक्शन क्या होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन एक में ही लिख रहा हूं, डेफिनेशन हम अलग अलग लिख लेंगे। इसको पहले समझ लो होगा क्या स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। देखो सपोज अपने पास एक इक्विलिब्रियम स्टेज है A और दूसरा इक्विलिब्रियम स्टेज है B। अब मुझे A से B के बीच में जाना है, A से B के बीच में जाना है। कितने रास्ते हैं जाने के लिए, A से B तक जाने के लिए कितने रास्ते हैं आप खुद सोचो। तो A से B जाने के लिए इनफाइनाइट रास्ते हैं। अगर मुझे सपोज आपके घर आना है तो मैं कितने भी तरीकों से आ सकता हूं। ऐसा तो है कि जिस रोड से जा रहा हूं उसी रोड से जा सकते हैं। सपोज बिल्डिंग वगैरह ना हो, सिंपल ऐसे रेगिस्तान है, ठीक है, और मेरे को आपको घर आना है, तो कितने तरीकों से आ सकता हूं, इनफाइनाइट वे से। हो सकता है मैं स्ट्रेट आ रहा हूं, हो सकता है मैं ऐसे घूम के आ रहा हूं, हो सकता है मैं ऐसे घूम के आ रहा हूं, हो सकता है ऐसे नागिन डांस करते हुए आ रहे हैं, हो सकता है इधर से नागिन डांस करते हुए आ रहे हैं। समझ रहे हो, दे आर इनफाइनाइट वेज टू रीच B पॉइंट फ्रॉम A पॉइंट। तो कुछ प्रॉपर्टीज इस बात पर डिपेंड करती हैं कि आप कैसे गए हो, सीधे गए हो या नागिन डांस करके गए हो। इसका मतलब हुआ कि सम प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, कि सिस्टम ने कौन सा पाथ फॉलो किया है, एंड सम प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। वो सिर्फ इस बात पर डिपेंड करेंगे कि इनिशियल क्या था और फाइनल क्या था। तो प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन। एंड दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑन इनिशियल एंड फाइनल स्टेज, बोले तो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ द सिस्टम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेट फंक्शन। जैसे प्रेशर है, अगर मैं यहां से आपके घर गया या फिर कोई भी सिस्टम यहां से आप यहां तक ले गए हो, तो आप ये नहीं बता सकते हो कि रास्ते भर में इसका प्रेशर क्या रहा होगा। हाँ, इनिशियल प्रेशर सपोज मान लिया P1 है और बाद का प्रेशर क्या होगा, P2 है, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे P1 था, यहाँ पे P2 है, लेकिन रास्ते भर में प्रेशर नहीं निकालूंगा। सिमिलरली टेम्परेचर में रास्ते भर में नहीं निकाल सकता। लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जैसे वर्क है, अगर मैं सीधे जाऊंगा और ऐसे घूम के नागिन डांस करते हुए गया तो किस में वर्क डन ज्यादा लगेगा, ऑब्वियसली बात है, जितना मैं घूमूंगा उतना मेरे को वर्क डन ज्यादा करना पड़ेगा। तो वर्क क्या हुआ, वर्क एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आप किस पे कौन सा पाथ फॉलो करके गए हो। मतलब वर्क क्या हुआ, पाथ फंक्शन हुआ, प्रेशर क्या हुआ, स्टेट फंक्शन हुआ। या हीट को ले लो, अगर मैं सीधे जाऊंगा तो मेरे को हीट का खर्चा कम करना पड़ेगा, कम एनर्जी लगेगा, लेकिन जैसे ज्यादा मैं लंबा रास्ता लूंगा तो मेरी एनर्जी ज्यादा खर्च होगी, मेरी हीट ज्यादा खर्चा होगा। मतलब हीट क्या होगा, हीट इज पाथ फंक्शन, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। टेम्परेचर क्या होगा, स्टेट फंक्शन। समझ में आया? तो सिंपली आप लिख सकते हो ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जो पाथ पे डिपेंड करता है वो पाथ फंक्शन हुआ, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है मतलब सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है वो स्टेट फंक्शन हुआ। समझ में आया क्या? तो यहां मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, ध्यान समझना। पहला है दोज प्रॉपर्टीज which depends on
path followed by the system, path followed by the system is called path function, is called path function. जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख लेना हीट, वर्क डन एक्सेट्रा, क्योंकि इस बात पर डिपेंड करेगा आप कौन सा रास्ता लिए हो। लंबा रास्ता लोगे तो आपको वर्क भी ज्यादा करना पड़ेगा और एनर्जी भी ज्यादा लगेगा। एंड सिमिलरली सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं क्या, दोज प्रॉपर्टीज which are independent on path followed by the system, path followed by the system, या सिंपली क्या लिख सकते हैं, that is depends on initial and final state of the system, initial and final state of the system are known as state function. जैसे इसमें एग्जांपल क्या है बेटा, इसमें एग्जांपल है प्रेशर, टेम्परेचर, मतलब इनको T1 T2 P1 P2 के फॉर्म में लिखोगे, वॉल्यूम इसको भी V1 V2 के फॉर्म में लिखेंगे, मोल्स इसको भी लिखेंगे, एंट्रोपी इसको भी हम लिखेंगे, एंट्रोपी को कैपिटल S से रिप्रेजेंट करते हैं, आगे समझोगे। एंथैल्पी ये भी स्टेट फंक्शन है, इसको कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी आगे समझोगे। इंटरनल एनर्जी ये भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, कैपिटल U से डिपेंड करते हैं, आगे पढ़ोगे क्या होता है। गिव्स फ्री एनर्जी ये भी एक स्टेट फंक्शन होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, ये भी आगे पढ़ोगे। तो ये सब के सब स्टेट फंक्शन है और ये है पाथ फंक्शन, ठीक है। तो यहां पे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज हो गया खत्म। अब आपसे मिलूंगा, यहां तक आज पढ़ लीजिए, सारा बेसिक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया। आपसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, जो हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी क्या होता है, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, कितने थर्मोडायनामिक्स के लॉज हैं और कितने टाइप के थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होते हैं। अभी हमने थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज पढ़ा, आगे पढ़ेंगे कितने टाइप के थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस होते हैं। तो यहां तक लिख लीजिए, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।